वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही वो है पी ब्लॉक के तत्व, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फास्फोरस। और आज का जो टॉपिक है वो है फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। इसको ऑक्सो अम्ल भी कहते हैं, है ना। तो फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, ये इस तरह से क्वेश्चन आता है कि फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के नाम लिखिए तथा उसकी संरचना को समझाइए। तो यहाँ पर मैं उसके नाम, सूत्र और उसके क्षारीयता को भी बताऊंगा, उसके ऑक्सीकरण अवस्था को भी बताऊंगा। तो एकदम हर चीज़ को हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स चलेंगे। और शुरू में बता देता हूँ कि मैं, क्योंकि कुछ बच्चों को क्या होता है कि केवल फास्फोरिक अम्ल के केवल नाम बस जानने को सकता होती है, तो वो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। तो मैं शुरू में उसका नाम बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद संरचना बताता जाऊँगा, है ना। जिसको नाम बस चाहिए तो नाम देख लीजिएगा, चैनल से 1 2 का 4 हो जाएगा। और जिसको पूरा संरचना देखना है तो आप पूरा कंप्लीट पिक्चर वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। पिक्चर नहीं, वीडियो को देखिए, ओके। तो सबसे पहले बात कर देता हूँ मैं नाम में हम लोग पढ़ेंगे हाइपोफास्फोरस अम्ल H3PO2 हाइपोफास्फोरस अम्ल। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अर्थोफास्फोरस अम्ल H3PO3 अर्थोफास्फोरस अम्ल। तीसरा में पढ़ेंगे हम लोग पायरोफास्फोरस अम्ल H4P2O5, है ना। ये पायरोफास्फोरस अम्ल है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे हाइपोफास्फोरिक अम्ल H4P2O6। फर्क इतना है कि इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ गया। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे अर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO4। यही हमारा मेन है। आप लोग जब सुने होंगे नाम तो H3PO4 ही सुने होंगे। फास्फोरिक अम्ल जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये फास्फोरिक अम्ल है ना, H3PO4। क्लियर है। और छठवा हो सके तो निकल जाएंगे पैरोफास्फोरिक अम्ल में H4P2O7। ये हाइपोफास्फोरिक अम्ल है, पायरोफास्फोरिक अम्ल है। तो ये सब नाम हो गया। अब जिसको संरचना चाहिए हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो उस संरचना को समझने के लिए आपको फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल के कुछ नियम समझने होंगे। चलिए, तो एक आध का नाम ले लेते हैं हम लोग, है ना। H3PO2 या H3PO मेन को लेते हैं, हेड को कहाँ है, H3PO4 को लेते हैं। H3PO4 इसको लेते हैं ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं H3PO4। इसमें कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा मेन पॉइंट यहाँ शुरू होगा जब पहला नंबर में बताऊंगा इसका नाम, संरचना, ऑक्सीकरण अवस्था वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी नॉर्मल समझिए कि फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों में फास्फोरस परमाणु चाहिए, जिससे मैं इसका संरचना बनाता हूँ H3PO4। तो ये फास्फोरस मध्यम रहेगा। और आप तो जानते हो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है। मतलब 5 बॉन्ड क्लियर करते हैं, ये आपको पता है ना, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ऑक्सीकरण बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 2 10 और ये 5, मतलब बाह्यतम को 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कितने बॉन्ड क्लियर करेगा, 5 बॉन्ड क्लियर करेगा। तो फास्फोरस बीच में रख देते हैं, है ना। ये कितना हो गया, 5 बॉन्ड क्लियर हो गया। 5 बॉन्ड में क्या है, एक बॉन्ड ऑक्सीजन क्लियर करता है। कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, देखो 4 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ OH के रूप में, दूसरा ऑक्सीजन OH के रूप में और तीसरा ऑक्सीजन OH के रूप में, है ना। और अच्छा सॉरी, इस संरचना कुछ ऐसे बनाएंगे, इस तरफ नहीं बनाएंगे, ऐसा बनता है, याद रखिएगा, है ना। OH। तो संकरण तो आप जानते हो कि इसके आधार पर इसी संरचना बनता है ना। तो H3 3 हाइड्रोजन और 1 2 3 3 हाइड्रोजन है, फास्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। ये हो गया। तो फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों में, ऑक्सी अम्ल है ना इसका, है ना। फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों में फास्फोरस परमाणु sp3 संकरित अवस्था में रहता है। मतलब यहाँ पर जो फास्फोरस है वो कौन से संकरण वाले हैं, sp3 संकरण वाले हैं। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अम्ल का चतुष्फलकीय p परमाणु
ये चतुष्फलकी हो गया। पी परमाणु है वहाँ 4 परमाणुओं से जुड़ा रहता है, 4 परमाणुओं से जुड़ा रहता है, मतलब एक तरफ ये 2 3 और ये 4 है ना, 4 परमाणु से क्या होता है, जुड़ा रहता है, जिसमें कम से कम एक पी डबल बॉन्ड ओ वाला बॉन्ड, या कह सकते हैं पी डबल बॉन्ड ओ समूह तथा पी ओ एच समूह। आप समझ आ रहा है कैसे? देखो, पी डबल बॉन्ड ओ ये हो सकता है इसमें, अगर वो फास्फोरिक अम्ल का ऑक्सीडेटिव है, ऑक्सीजन संबंधित ना, ऑक्सो मतलब समझते हो क्या? हाँ, तो पी ओ ये डबल बॉन्ड के साथ ये वाला समूह हो सकता है, होगा, और साथ साथ ये भी होगा पी सिंगल बॉन्ड ओ एच। तो देखिए यहाँ पर पी सिंगल बॉन्ड ओ एच, तो यहाँ पर एक ओ एच है, 2 एच है, मतलब कम से कम एक होना चाहिए, इसे बोल रहा जाए ना। तो पी डबल बॉन्ड ओ एक तो है ना। तो अम्ल का चतुष्फलकी पी परमाणु 4 परमाणु से जुड़ा रहता है, जिसमें कम से कम एक पी डबल बॉन्ड ओ वाला समूह तथा पी सिंगल बॉन्ड ओ एच वाला समूह होता है। ये होना जरूरी है, ठीक है ना। अब तथा कुछ अम्लों में पी बॉन्ड होता है। चलो पी बॉन्ड कैसे, जैसे कि इसका एक परमाणु हो गया, इतने का, सॉरी, एक हम लोग ले रहे हैं ना, एक मोलिक्यूल से ले लिए, ठीक है। अब मान लो 2 जन लेते हैं, तो एक पी यहाँ पर रहेगा, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच, सिंगल बॉन्ड ओ एच, सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये दूसरा वाला हो गया है ना। तो इसका पी और इसका पी अगर जुड़ेगा तो यहाँ पर पी बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा, पी बॉन्ड बन गया, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि ओ बॉन्ड भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ओ बॉन्ड कैसे हो सकता है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि ओ ए बॉन्ड होना सकता है, कैसे हो सकता है आगे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे पीएच बॉन्ड भी रहता है। पीएच बॉन्ड क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर OH है, OH है, तीनों में OH है। मान लीजिए इसमें ऑक्सीजन को निकाल देता हूँ तो केवल हाइड्रोजन बस बचेगा क्या? तो पी है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, H है, तो पीएच बॉन्ड भी हो सकता है। तो इस तरह से ये फास्फोरस का ऑक्सीजन अम्ल है ना। अब एक चीज़ यहाँ तो क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से इसका संरचना बनती है, किसका, फास्फोरस का ऑक्सीजन अम्ल का। अब मैं कुछ नियम बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से, है ना। किसी को हम लोग मेटा बोलते हैं, किसी फास्फोरिक अम्ल को हम लोग पैरो बोलते हैं, किसी फास्फोरिक अम्ल को हम लोग हाइपो बोलते हैं। तो यही समझना है आज कि मेटा किसको बोलते हैं, पैरो किसको बोलते हैं, हाइपो किसको बोलते हैं। क्लियर है ना जी। चलिए, तो पहले मैं मेटा के बारे में बात करता हूँ। मेटा किसको बोलेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं H3PO3 और बात करेंगे हम लोग H3PO4। ये हमारा मुख्य यौगिक है ना, मुख्य ऑक्सो अम्ल है। अब यही से हम लोग हर चीज़ को क्लियर करते जाएंगे, किसको क्या बोलेंगे, किसको कैसा बोला जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसका नाम बताया था आपको, क्या नाम है इसका है, H3 मतलब क्या है, अर्थो है अपने पास, क्या है, अर्थो फास्फोरिक अम्ल, अर्थो अम्ल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्थो फास्फोरस अम्ल। अभी मैं पहला में जाऊंगा ना, पहला शुरू करूंगा, देखना, नाम, संरचना, ऑक्सीकरण। अभी मैं ये समझा रहा हूँ कि किसको मेटा बोलते हैं, किसको पैरा बोलते हैं, किसको हाइपो बोलते हैं। ये आपको क्लियर करना जरूरी है एकदम, है ना, तभी आपको क्लियर हो जाएगा आगे क्या क्या हो रहा है ना। चलिए, अर्थोफास्फोरिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल, है ना। तो देखो यहाँ पर इसका संरचना देखेंगे, थोड़ा सा इसका संरचना देखेंगे। ये अपने पास है फास्फोरस बीच में, ये OH और ये H, फर्क दोनों में देखिएगा, OH और ये OH, तीनों H, क्योंकि हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है। H3, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, H3 नहीं है, लेकिन फास्फोरस हमारे पास एक है, फास्फोरस एक है, ठीक है। अब मैं मेन पॉइंट जानना चाहता हूँ, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकाल रखी है, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना हुआ, 1 2 3। इधर देखो ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन हो गया। ये हो गया ना अपने पास, ये समझना है आपने को, है ना। अब एक चीज़ बात करते हैं
हम लोग मेटा किसको बोलेंगे? तो सबसे पहले देखें कि मेटा शब्द शुरुआत समझिएगा। मेटा शब्द ऐसे ऑक्सी अम्ल के लिए यूज़ किया जाता है जो जल के एक अणु के कमी से प्राप्त होता है। किसके? जल के एक अणु से क्या होता है, सॉरी, जल के एक अणु के टूटने से प्राप्त होता है। चलो देखो, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ थोड़ा से। H हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, बात समझ रही है? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? आपका जल बनाएगा। जल कितने अणु टूट गया? एक अणु। मैंने मेटा के बारे में क्या बताइए आपको? अभी इतना बताया कि ऐसे ऑक्सी अम्ल के लिए मेटा का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल लिखा हूँ ना मैं, ठीक है। अब मेटा के बारे में बता रहा हूँ। तो मेटा ऐसे फॉस्फोरिक अम्ल के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें जल के एक अणु से, जो कि जल के एक अणु से प्राप्त एक अणु के कमी से प्राप्त होता है। इसमें से हमने जल के एक अणु निकाल दिए तो बचा क्या? बचा हमारे पास P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और एक बचा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जी। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? मेटा फास्फोरिक अम्ल। मेटा फास्फोरिक अम्ल। वैसे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको कि जो मेटा फास्फोरिक अम्ल है ना, ठीक है, वो एकलक के रूप में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। मान लिया मैं दो अणु को जोड़ता हूँ, देखो ये ऑक्सीजन के साथ P OH डबल बॉन्ड OH, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर दो अणु, चलो यहाँ से मान लो जाए हम लोग एक अणु को ही बात कर रहे हैं ना, और ये जो फास्फोरस है वो कितने बॉन्ड क्लियर करता है? 5 बॉन्ड क्लियर करता है। तो देखो 1 2 3 4 4 बॉन्ड क्लियर हो गया। 1 2 3 4 4 बॉन्ड क्लियर हो गया। डबल बॉन्ड था तो 5 बॉन्ड क्लियर था, लेकिन 4 बॉन्ड इसमें देखो 1 2 3 4 4 बॉन्ड क्लियर हो गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसमें बॉन्ड की कमी है, मतलब ये एक लाख में रहेगा। ये पूरा लंबा श्रृंखला बना था। यहाँ से देखो, यहाँ मैं एक ऑक्सीजन ऐसे जोड़ देता हूँ, एक फास्फोरस डबल बॉन्ड के साथ O सिंगल बॉन्ड के साथ OH, नीचे OH कर देता हूँ जी। फिर यहाँ पर O जोड़ जाऊँगा, यहाँ देखो फिर यहाँ O जोड़ जाऊँगा, ऐसे ऐसे बनते बनते जाएगा ये लंबा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मुझे समझिए, बताइएगा जरूर, है ना, कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ऑक्सीजन से जुड़ गया। ओके, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका बाद 1 2 3 4 ही बॉन्ड क्लियर हो, तो यहाँ का ऑक्सीजन और जुड़ेगा। फिर यहाँ से फिर एक नया बनाएगा, उसके बाद OH नीचे में आ जाएगा। फिर ये ऑक्सीजन से दूसरा अलग ऑक्सीजन, मतलब एक का ऑक्सीजन रहेगा, ये इसका ऑक्सीजन है तो ये इधर बना है तो वही इसका ऑक्सीजन है। क्लियर है? एक बार और बताता हूँ, देखो ध्यान से, कि P डबल बॉन्ड O, है ना, सिंगल बॉन्ड OH ये बचा था और एक ऑक्सीजन बचा था, ठीक है, इतना बचा था यहाँ पास, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या निकला था? जल के अणु निकला था। तो अब इसके साथ एक को जोड़ना है, तो क्या होगा? इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा कौन? एक ऐसा P जुड़ेगा जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा और सिंगल बॉन्ड OH, और सिंगल बॉन्ड के साथ फिर ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। क्लियर हो गया? अब ये वाला जो ऑक्सीजन है इसका है, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसका है। उसी तरह फिर जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? ये देखो, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, फिर यहाँ जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड खाली होता है। तो इस तरह से जो मेटाफॉस्फोरिक अम्ल है वो एकलक के रूप में नहीं रहता, याद रखिएगा। आपको पूछा जाएगा कि अगर कौन सा ऑक्सीजन जो एकलक के रूप में नहीं रहता है, तो आप मेटाफॉस्फोरिक अम्ल को बताएं। ये ट्राई के रूप में रहता है, साइक्लो के रूप में रहता है। साइक्लो मतलब गोल, ट्राई मतलब 3, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो ये मेटा का आपको समझ आ गया कि मेटा किसके लिए यूज़ करते हैं। मेटा उस ऑक्सी अम्ल के लिए यूज़ करते हैं जो कि मुख्य जो यौगिक है या मुख्य ऑक्सी अम्ल है उसमें से जल के एक अणु के निकलने से बनती है, उसके लिए मेटा का यूज़ करते हैं। दूसरा हम लोग चलते हैं पायरो है वो ऐसे ऑक्सीजन अम्ल के लिए प्रयोग होता है जो कि 2 अणुओं को गर्म करने पर एक जल के अणु की कमी से प्राप्त होता है। चलो इस वर्ड को आप अच्छे से समझना। पायरो का मतलब क्या होता है कि मान लो जाए हमारे पास ये है, क्या है, इसमें ही बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला मैं बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं बनता इसलिए ये इसमें बना रहा हूँ, है ना। इसमें भी बन जाएगा, इसमें भी 2 अणु लेंगे और वो पायरो बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अच्छी बात है, इसी में बना देता हूँ जी, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। उसमें भी मैं पायरो बना के दिखा सकता हूँ, है ना। तो हम लोग इसमें बनाते हैं पहले पायरो। चलो देखो, डबल बॉन्ड O P सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH, ऐसा हुआ है। तो पायरो किसके लिए यूज़ करते हैं? देखिए
कि पायरो उस अक्सिय अम्ल यहाँ पर जो बनेगा उस अक्सिय अम्ल हम लोग पायरो का यूज़ करेंगे। उस अक्सिय अम्लों के लिए यूज़ करते हैं जो कि दो अणुओं को गर्म करने पर, मतलब इसके कितने अणु, 2 अणु, इसके 2 अणु देखो P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर जो पायरो लिखेंगे तो पायरो ऐसे अक्सिय अम्ल के लिए यूज़ किया जाता है जो कि 2 अणु, इन दोनों के 2 अणु है ना, इसके 2 अणु है, 2 अणु को जब हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के फलस्वरूप केवल एक H2O का अणु निकलेगा। उसमें भी एक H2O अणु को निकला था, लेकिन कहाँ से निकला था, वो केवल एक ही जने से एक H2O निकला था। इसमें 2 जने से एक H2O निकलेगा। बात समझ आ रही है आपको? तो देखो मैं यहाँ से निकाल दूँ हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकल जाएगा, क्लियर है? तो बचेगा क्या, ये बचेगा P डबल बॉन्ड O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड O, ठीक। और यहाँ से OH तो निकल गया पूरा, तो बॉन्ड बस बचा, तो बॉन्ड यहाँ से जुड़ेगा P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH। तो ये हो गया आपका पायरो फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। इसका नाम क्या है, मेटाफास्फोरिक अम्ल, ठीक है। क्या है, मेटाफास्फोरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा HPO3, है ना। मेटाफास्फोरिक अम्ल केवल एक ही हाइड्रोजन रहेगा उसमें, है ना। चलो अब पैराफास्फोरिक अम्ल इस तरह, इसमें भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ से हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से कर देते हैं मेटाल नहीं बता दें, मेटाल नहीं बनेगा आपको, मेटाल बात नहीं करेंगे हम लोग, हाइपो के बारे में बात करेंगे थोड़ा से, हाइपो कब कहलाएगा तो, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से बात करते हैं किसके, पायरो के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो पायरो में क्या होता है, इसके 2 अणु लेंगे, कितने अणु लेंगे, 2 अणु। तो 2 अणु ले लेंगे, तो 2 अणु बना ही देता हूँ, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH, ऐसा है, 2 अणु है अपने पास, है ना। यहाँ से मैं निकाल देता हूँ क्या, इसको OH को मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाओगे फिर, ये दिखाई तो दे रहा है ना, H, तो यहाँ पर मैं H लिख देता हूँ, OH तो यहाँ पर OH और यहाँ पर OH लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको दिक्कत हो जाएगी कि हम लोग जल कहाँ से निकालेंगे करके, ठीक है। तो ये दिक्कत को हटाने के लिए मैंने H को इस तरफ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा H2O, तो बचेगा क्या, देखो P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड O, बस बचेगा O, ठीक है। और यहाँ पर P बचेगा, फिर डबल बॉन्ड O बचेगा, सिंगल बॉन्ड OH बचेगा, एक बचेगा H। तो ये हो जाएगा आपका पायरो उसके लिए यूज़ करते हैं जिसमें 2 अणु को गर्म करने पर केवल एक H2O का क्या होता है, हानि होता है, उससे बना हुआ जो है उसके लिए पायरो करते हैं। तो ये हो जाएगा पायरो फास्फोरस अम्ल, इसको क्या बोलते हैं, फास्फोरस अम्ल बोलते हैं ना, को फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। एक्चुअली फास्फोरिक अम्ल हर चीज़ को बोलते हैं पढ़ाने वाले, है ना, लेकिन यहाँ पर फास्फोरिक अम्ल ये है, फास्फोरस अम्ल है, ठीक है। तो पायरो फास्फोरस अम्ल, क्लियर है। अब आता है हाइपो क्या है, तो हाइपो शब्द ऐसे अम्लों के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें ऑक्सीजन की संख्या मूल अम्ल से कम हो। मतलब ये जो मूल अम्ल है, ये जो मूल अम्ल में जितने ऑक्सीजन है, जिसमें इसमें कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, इसमें कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो इससे अगर कम दिखाई देता है अपनों का ऑक्सीजन तो उसको बोलेंगे हाइपो। हाइपर नहीं बोलेंगे, हाइपर मतलब ज़्यादा होता है ना, हाइपो मतलब क्या होता है, कम होता है, कम, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से मैंने निकाल लिया एक ऑक्सीजन बाहर कर दिया, क्लियर है। तो एक ऑक्सीजन बाहर कर दिया, मतलब क्या बचा है, देखिए ये बचा P बचा, डबल बॉन्ड O बचा, सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH था, वो क्या हो गया, H हो गया। तो ये हमारे पास प्राप्त हुआ H3PO2। तो ये क्या कहलाएगा, इसका हाइपोफास्फोरस अम्ल कहलाएगा, हाइपोफास्फोरस अम्ल। तो मेटा, पायरो और हाइपो का मतलब आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट नंबर में और यहाँ से शुरू करते हैं उसकी नाम और संरचना। ये चीज़ एकदम ज़रूरी है अगर आप नीट वगैरह का क्वेश्चन हल कर रहे हो तो, है ना। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं थी समझाने की, क्योंकि परीक्षा में ये नहीं आता, ये आता है, लेकिन भैया पहले समझना ज़रूरी है ना, डिग्रियाँ तो आती ही जाएगी।
चलिए तो शुरू करते हैं एकदम लाइनिंग वाले कॉपी में, है ना। सबसे फर्स्ट नंबर का आता है आपका H3PO2। H3PO2 मैंने बताया था जहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कम हो उसको बोलते हैं हाइपो फास्फोरस अम्ल। इसके एक और नाम है फास्फेनिक अम्ल। आप जिस तरीके से याद कर सकते हो, है ना। संरचना याद देखिए। अब मैं क्रमांक देते जा रहा हूँ, समझना। ये इसका नाम है ना। सूत्र दूसरा, तीसरा ऑक्सीकरण संख्या, है ना। और क्षारिकता तो मैं बाद में बताऊंगा, तब इसलिए लिख रहा हूँ क्षारिकता। और यहाँ पर आएगा आपका संरचना। क्लियर है। तो ये पहला नंबर में आएगा आपका नाम हाइपो फास्फोरस अम्ल। क्लियर है। सूत्र है आपका H3PO2। ऑक्सीकरण संख्या इसका है +1। किसका ऑक्सीकरण संख्या, चलिए समझिएगा यहाँ पर, है ना। फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। क्षारकता मतलब ये कितने OH, देखिए ये ऑक्सी अम्ल है ना, अम्ल क्या है H+ देता है, वो आपको पता है पहले से ना, वो एक बात है। लेकिन यहाँ पर क्षारकता मतलब क्या होता है, एक क्षारकी की द्विक्षारकी। तो क्षारकी मतलब क्या होता है, OH कितना प्रदान कर सकता है। तो देखो H3, इसकी संरचना लिखता हूँ मैं, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H, ऐसा है। या तो H को एक जगह लिखो, OH को लास्ट में कर देते हैं। तो देखो OH कितना नहीं कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, मतलब इसकी क्षारकता क्या होगा, एक क्षारकीय है, ठीक है। नाम हाइपोफास्फोरस अम्ल, सूत्र H3PO2, ऑक्सीकरण संख्या फास्फोरस का +1, क्षारकी बोलेंगे तो ये एक क्षारकी है, संरचना देखेंगे तो ये है, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा हाइपोफास्फोरस अम्ल +1 संयोजकता वाले, सॉरी ऑक्सीकरण संख्या वाले। ऑक्सीकरण संख्या निकालना आता है कि नहीं आता है भाई, है ना। इसको एक बार लिखा कर दिखाता हूँ। H3PO2 इसको कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन का होता है 1 और ये हो गया 3 के गुना, प्लस फास्फोरस को हम लोग मानेंगे x, ऑक्सीजन का होता है -2, 2 से गुना है तो हो जाएगा 3 + x प्लस 2 में क्या हो गया 4, -4 हो जाएगा, डायरेक्टली -4 कर देते हैं। तो +3 और -4, तो ये हो जाएगा आपका x - 1 = 0, यहाँ पर 0 कर देते हैं ना, ठीक है। तो ये x = क्या हो जाएगा 1 आया, +1। क्लियर है। तो ये सब आप जानते हैं, ठीक है। चलो दूसरा हम चलते हैं। दूसरा नंबर में आता है, नाम पहले लिखता हूँ मैं, नाम में आता है आर्थोफास्फोरस अम्ल। आर्थोफास्फोरस अम्ल, वो हाइपो था ना, ठीक है, नाम हो गया। सूत्र क्या है H3PO3, देखिए PO2 था हाइपो में, ठीक है। ये H3PO3, एक ऑक्सीजन बढ़ गया, आर्थोफास्फोरस अम्ल, है ना, हो गया। ऑक्सीकरण संख्या देखिए P की ऑक्सीकरण संख्या +3, आप निकालना तो सीख गए होंगे, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक क्षारकी ही के द्विक्षारकी है। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन की संख्या एक और बढ़ गई ना, मतलब इसका संरचना यहाँ पर बनाया था हमें, तब समझ आ जाएगा ज़्यादा। एक क्षारकी द्विक्षारकी है, OH, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है क्या, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन, मतलब 2 जने OH है अपने पास, HO लिख दिया मैंने, इस तरफ ऑक्सीजन आगे की ओर लिखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विक्षारकी हो जाएगा, द्विक्षारकीय। क्लियर है। और आपको पेपर में जो बोला जाएगा उसमें लिखना है, नाम लिखना, सूत्र लिखना और संरचना लिखना, ये सब जो बोला जाएगा तब लिखना है, ठीक है। द्विक्षारकीय हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आर्थोफास्फोरस अम्ल H3PO3। तीसरा हम लोग चलते हैं पायरोफास्फोरस अम्ल। मैंने बताया था पायरो किसके लिए यूज़ करते हैं, जब 2 अणु रहेंगे, ठीक है। पायरोफास्फोरस अम्ल, फास्फोरिक नहीं बोल रहा हूँ मैं, फास्फोरस अम्ल,
ये 3 ऑक्सीजन का नाम हो गया फास्फोरस के। ठीक है, इसका सूत्र हो जाएगा H4P2O5। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना लिख लेगा, पायरो है ना, ये पायरो है तो ये हो जाएगा आपका +3, और ये द्विक्षार के एक क्षार के हमको आगे देखेंगे तो ये P डबल बॉन्ड O। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 4 है ना। तो एक चीज़ आप देखेंगे P2 है तो पहले तो आप बता देते हैं, जहाँ पर आपको P2 दिखेगा मतलब कितने अणु, 2 अणु है ना। तो 2 अणु में क्या करोगे आप, P को एक तरफ लिखोगे, दूसरा P को एक तरफ लिखोगे। पहले P में डबल बॉन्ड डाल दीजिए, दूसरा P में डबल बॉन्ड डाल दीजिए, ये आपको पता है, क्लियर है ना। अब आप जानते हो कि इसके कितने, ये देखो 5 बॉन्ड बनते हैं, इसके ही मैं 5 बॉन्ड बना देता हूँ, ये देखो क्लियर है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। तो हमारे पास 1 2 3 इधर हाइड्रोजन, 1 2 3 6 हाइड्रोजन की जरूरत है। लेकिन जब ये 2 अणु जुड़ते हैं, मैंने बताया था ना आपको कि पायरो में 2 अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं, ठीक है ना। तो 2 अणु में क्या करेंगे हम लोग, पहले तो ऑक्सीजन को बांट देते हैं। ऑक्सीजन को कैसे बांटते हैं, 5 ऑक्सीजन है ना, 1 2 3 4, ये 5, ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और आपको क्लियर करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड कोई OH क्लियर करता है क्या, डबल बॉन्ड OH क्लियर करता है, नहीं करता है। हाइड्रोजन क्लियर करता है क्या, डबल बॉन्ड नहीं, ये दोनों सिंगल बॉन्ड क्लियर करते हैं। तो कौन डबल बॉन्ड क्लियर कर सकते हैं दोनों को जोड़ने के लिए, ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन यहाँ डाल देते हैं, इसको कट कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 कंप्लीट ऑक्सीजन हो गया। अब बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन दे रहा है, देखो 4 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ डाल देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, इधर तो नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो यहाँ पर जो बना है ये पायरोफॉस्फोरस अम्ल है, पायरो, ठीक है ना। 2 अणु हैं और 2 अणु में से एक क्या निकला है अपने पास, H2O की अणु बाहर हुआ है, ठीक है। तो इसको पायरोफॉस्फोरस अम्ल कहते हैं। और ये द्विक्षारकी है कि त्रिक्षारकी, तो क्या है बताइए आप लोग। यहाँ पर कितने OH, एक OH, यहाँ पर 2 H, मतलब ये भी क्या है, द्विक्षारकीय है, द्विक्षारकीय है। 3 हो गया। चौथा चलते हैं, चौथा हम लोग चलते हैं एकदम सिंपल में। ये इतना नाम तो आपको पहले याद होगा, ठीक है ना। तो अब फिर मैं चलता हूँ हाइपोफास्फोरिक में। फास्फोरस, हाइपोफास्फोरस पढ़े सबसे पहले हम, हाइपोफास्फोरस है ना, ये हाइपोफास्फोरिक अम्ल है, हाइपोफास्फोरिक अम्ल। इसका सूत्र है H4P2, ये 5 है क्या, 5 के बाद अपना 6 समझाएगा, ठीक है, O6, क्लियर है। अब ये अपने पास होगा हाइपोफास्फोरिक में आ गया, हाइपोफास्फोरिक, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि इसके ऑक्सीकरण संख्या बार बार निकाल कर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका +4 लिख लेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन X/2 है जी, यहाँ पर 2 और है, ऑक्सीजन -2 और ये 6 है, तो हो जाएगा 4 + 2x + 12, ठीक है, माइनस ये हो गया, और ये हो जाएगा 4, 12 में 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा। इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, 2x - 8 = 0, x = 8/2, 2 चौक 8, +4 आया ना, क्लियर। तो ये हो गया। अब इसकी संरचना देखेंगे, हाइपोफास्फोरिक अम्ल है ना, ये कौन से क्षार की है, तो संरचना देखेंगे। संरचना कितने फास्फोरस है, 2 फास्फोरस है, ये आपको पता होना चाहिए। अब 2 फास्फोरस है, मतलब हाइपोफास्फोरस में 2 फास्फोरस है, तो सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं इसमें, एक फास्फोरस इधर, एक फास्फोरस इधर, ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन तो पहले यहाँ पर बांट लेते हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ है ना। और एक चीज़ बताता हूँ, 5 ऑक्सीजन था, कितने ऑक्सीजन था, 5 ऑक्सीजन। इसको भी 3 बॉन्ड में क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो मान लो जाए मैं ऑक्सीजन को बांटता हूँ, कितने, 4 ऑक्सीजन और बचा ना, एक ऑक्सीजन यहाँ बांट देता हूँ, ठीक है, ऐसे। एक यहाँ बांट देता हूँ 2, एक यहाँ बांट देता हूँ 3, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ बांटता हूँ 6, क्लियर है। अभी गलत हो सकता है, गलत होगा ना, ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, है ना। तो H4, तो हाइड्रोजन को मैं बांटता हूँ 4 जगह, 1 2 3 और ये 4, क्लियर हो रहा है बात मेरी।
ये 4 जगह मैंने बांट दिया। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 OH के अणु बाहर निकल रहा है, त्रिक्षारकीय, जबकि हम लोग जानते हैं कि हाइपोफॉस्फोरस अम्ल क्या है, चतुष्क्षारकीय है। तो एक्चुअली में यहाँ पास जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ ना जुड़कर ये जुड़ा रहता है OH के रूप में। तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया अपना चतुष्क्षारकीय। अब बात करते हैं कि अब तो बॉन्ड नहीं बना पा रहा है ना फास्फोरस, वो 2 बॉन्ड इधर 2 बॉन्ड इधर 4 बॉन्ड ही हुआ, तो एक बॉन्ड अब क्लियर करता है इसी के साथ। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये पर PP बॉन्ड भी हो सकता है, PP बॉन्ड भी हो सकता है, क्लियर है। तो ये है आपका हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, क्लियर है। और ये 1 2 3 4 चतुष्क्षारकीय हैं, क्लियर है। तो इस 4 प्रकार के ऑक्सीजन अम्ल आपको क्लियर हो गया। 5वां और 6वां लास्ट और बता देता हूँ। चलिए 5वां हम लोग चलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। एक जगह और बताया था मैंने, अर्थोफॉस्फोरस अम्ल बताया था। देखो वही छे देखिए, हाइपोफॉस्फोरस बोला तो अब हाइपोफॉस्फोरिक बोला, अर्थोफॉस्फोरस बोला तो अर्थोफॉस्फोरिक बोलूँगा, पायरोफॉस्फोरस बोला तो पायरोफॉस्फोरिक बोलूँगा। बस 3 ही चीज़ को याद करना है अपने को, है ना। लास्ट में और एक साथ लिख के देख लेना तो आपको एकदम ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। तो अर्थोफॉस्फोरिक अम्ल नाम हो गया। सूत्र देखते हैं इसका, अर्थोफॉस्फोरिक H3PO4 जो हमारा सबसे हेड चलने वाला है ना, खाटी, ये हमारा है ना ऑक्सी अम्ल है, यही सबसे ज़्यादा चलता है। H3PO3 भी चलता है लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं इसी नाम से जानते हैं, क्लियर है। तो अर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में H3PO4 है अपने पास, H3PO4। इसमें इसका ऑक्सीकरण संख्या है किसका, फास्फोरस का। इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालेंगे वो फास्फोरस का, है ना। तो इस जगह बहुत ही लंबा निकलता है, 5 निकलता है, क्योंकि यहाँ पर 4 निकलता है, यहाँ पर 5 निकलता है ना। और यहाँ पर ये वहाँ पर त्रिक्षारकी, देखिए मैंने क्या बताया था आपको, हाइपो में चतुष्क्षारकी बताया था। और इसको आपको पता है कि ये अर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है, वो त्रिक्षारकी होता है। अब त्रिक्षारकी कैसा होगा थोड़ा समझिएगा, है ना, कि यहाँ पर फास्फोरस, अर्थोफॉस्फोरिक अम्ल ना, अर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, फास्फोरस, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, कंप्लीट। तो 1 2 3 ये एकदम स्थायी है ना, स्टेबल है ये, ठीक है ना, इस वाले सिस्टम में। इसीलिए हम लोग जब डबल बॉन्ड की जगह ऑक्सीजन में इस डबल बॉन्ड ना कर ऑक्सीजन OH में ले गए थे ना, OH में ले गए थे इसके जस्ट पीछे, तो वो स्टेबल ना होने के कारण यहाँ पे स्टेबल है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये संरचना बनेगा अर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का। ये सबसे सरल है और ये क्या है, त्रिक्षारकीय है। क्या है, त्रिक्षारकीय है। एक्चुअली में ये त्रिक्षारकी का मतलब आप समझ गए होंगे, है ना। लेकिन कई पुस्तक में आपको द्विक्षारकी मिलेगा वहाँ पर, लेकिन वो गलत है ना। चलो अब 6वां हम चलते हैं। 6वां नॉर्मल पायरो, मैंने बताया था आपको पायरोफॉस्फोरस अम्ल, अब इसको लिखेंगे पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है ना। इसका सूत्र है आपका H4P2O7, H4P2O7 मतलब ऑक्सीजन 7 होंगे, है ना। और इसका ऑक्सीकरण, फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर भी 5 निकलेगा, कंफर्म करने के लिए आप निकाल लीजिएगा, है ना। और संरचना में देखें तो फास्फोरस 2 है ना अपने पास, तो डबल बनाना पड़ेगा भाई, डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, 3 बॉन्ड यहाँ क्लियर करवा देता हूँ पहले से। तो हाइड्रोजन कितने, 4 है क्या अपने पास, तो 1 2 इसमें नहीं डालने हैं, 3 4, ऑक्सीजन 7 है ना, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 5 6 और ये 7 ऑक्सीजन हो गया। तो ये हो गया होगा आपका पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, क्लियर है। और कुछ आगे और बढ़ना है तो बड़े बड़े और संरचना आते हैं, है ना, साइक्लोट्राई में बहुत सारे अलग अलग तरीके से होते हैं, है ना। तो मैं एक आध को और बता देता हूँ, क्योंकि जब भी आता है क्वेश्चन तो 5 या 4 या 3 आता है, लेकिन हम लोग 6 तक चले गए हैं। तो माना जाए, एक चीज़ मैं शुरू में बताया था, मेटाफॉस्फोरिक, मेटा कहाँ पर जुड़ता है करके,
तो कुछ मेटा संरचना बताया तो हमें 7 नंबर में देते हैं। ये है पॉली मेटा फास्फोरिक अम्ल। मेटा फास्फोरिक अम्ल। तो मेटा किस में जुड़ता है बताया था मैंने कि जो फास्फोरिक अम्ल है, जो फास्फोरिक अम्ल है उस फास्फोरिक अम्ल से, फास्फोरिक अम्ल है उस फास्फोरिक अम्ल से होता क्या है कि जब जल के एक अणु क्या होता है बाहर होता है तब बनता है आपका मेटा वाला P डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O। लेकिन यहाँ पर बताया था मैंने सिंगल बॉन्ड करके जोड़ेंगे क्योंकि ये सिंगल नहीं रहता अधिकतर, है ना। तो इसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। लेकिन ये पॉली मेटाफॉस्फोरिक अम्ल बात कर रहा हूँ मैं, पॉली मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, है ना। तो पॉली के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट से ये फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH, है ना, ये हो गया ना। हाँ, OH यहाँ से हो गया, ठीक। फिर नया जुड़ेगा तो ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, फिर ऑक्सीजन, ऐसा ऐसे जुड़ता जाएगा। क्लियर। तो ये ऑक्सीजन इसका, है ना, ये ऑक्सीजन इसका, ये ऑक्सीजन इसका, ऐसे बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉली मेटाफॉस्फोरिक अम्ल है। क्लियर है। अब मैं थोड़ा से परागजो के बारे में बता रहा हूँ। परागजो के बारे में बताया नहीं था। परागजो मोनोफॉस्फोरिक अम्ल 8वां। देखो इसके लिखते हैं फास्फोरिक अम्ल। इस फास्फोरिक अम्ल अगर एक ऑक्सीजन ऐड और हो जाता है, ठीक है, एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाता है किसमें, इसका क्या नाम है, इसका नाम है आपका आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। आपको बताया था मैंने आर्थोफॉस्फोरिक, ये वाला मेटा वाला है ना, ये आर्थो है। आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल अगर एक ऐड हो जाता है तो क्या बनता है, देखो P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। अब ऑक्सीजन को कहाँ अटैच करें, यहाँ अटैच करते हैं। क्लियर है। तो ये हो जाएगा परागजो। आपको ये बताया था कि OO बॉन्ड भी आएगा कहीं पास, ठीक है। तो परागजो, इसको ही बोलते हैं हम लोग परागजो, जहाँ पर O वाला बॉन्ड दिखेगा तो, ठीक है। परागजो मोनो फास्फोरिक अम्ल, ये फास्फोरिक अम्ल है यार। फास्फोरस बोलेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फास्फोरिक अम्ल है तो उसमें फास्फोरस अम्ल वाले में बात करेंगे, वहाँ जाए ना एक ऑक्सीजन निकालने वाले में, ठीक है। इस वाले में H3PO3 में बात करेंगे तो यहाँ पर फास्फोरस बात करेंगे। अभी फास्फोरिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, उसका आक्सो अम्ल है। आई होप आपको वीडियो के लिए अच्छी लगी होगी और इसमें हर चीज़ को बताया गया है। और कुछ और देखना है या कुछ बताना है तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।